विवाह और उसके बदलते विन्यास, आज हम ये टॉपिक करेंगे। तो आ जाइए सभी। इसका मैं मेन पॉइंट आप सबको बता दूंगी। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। विवाह एक सामाजिक संस्था है। ये समाज द्वारा मान्य है। ये संबंध कानून तथा रीति रिवाजों द्वारा परिभाषित है और ये मान्य है समाज में। इस संबंध की परिभाषा में न केवल यौन संबंधी व्यवस्था का मार्गदर्शन किया गया है, ऐसी बातें भी हैं जिनमें सम विभाजन के अतिरिक्त कर्तव्य और विशेषाधिकार से भी संबंध है। विवाह इसमें ये मेन है कि विवाह द्वारा उत्पन्न बच्चे विवाहित जोड़े के वैध बच्चे माने जाते हैं। उत्तराधिकार और वंशक्रम के मामले में ये वैधता महत्वपूर्ण है। उत्तराधिकार और वंशक्रम, वंश चलाने के लिए उत्तराधिकार के लिए ये इसको वैध माना गया है समाज में। इस प्रकार विवाह न केवल यौन संतुष्टि का साधन है, ये परिवार की निरंतरता बनाए रखने की एक निश्चित सांस्कृतिक क्रिया विधि है। ये बहुत हद तक भारत की एक सर्वव्यापी सामाजिक संस्था भारत के अनेक समुदायों की धार्मिक पुस्तक में विवाह से संबंध, उद्देश्य, अधिकार और कर्तव्यों का बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही छोटे उसमें संक्षिप्त में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। उदाहरण स्वरूप हिंदुओं में विवाह को एक सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में 3 मुख्य लक्ष्यों की ओर संकेत किया गया है। ये धर्म है कर्तव्य, पूजा, कर्तव्य, प्रजा, रति यानी यौन सुख, और प्रजा यानी संतति, और धर्म यानी कर्तव्य। मतलब धर्म, प्रजा और रति इसको प्रमुख माना गया है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि समाज तथा व्यक्ति दोनों ही दृष्टिकोणों से विवाह महत्वपूर्ण है। समाज और व्यक्ति दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। विवाह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संतान उत्पन्न होती है जो आगे वंशक्रम चलाती है, उत्तराधिकार प्राप्त करती है। हिंदुओं में पुत्र प्राप्त करना विशेषकर उल्लेखनीय है। इसका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है और समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान, विशेषकर श्राद्ध कर्म जैसे अनुष्ठान में पुत्र की भूमिका अनिवार्य होती है। जिसमें पिता मर जाता है तो उसका श्राद्ध किया जाता है, तो उसमें पुत्र की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए हिंदुओं में पुत्र का ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपको अगर वीडियो में क्लियर आ रहा है नहीं, आप सिर्फ ध्यान दीजिए मैं पढ़ क्या रही हूँ। और आप हो सके तो अपने बुक में टिक भी लगा सकते हैं। ये मेन पॉइंट्स मैंने टिक लगा रखे हैं अपनी बुक में। अधिकांश हिंदू माता पिता बुढ़ापे में सहारे तथा परिवार में आर्थिक समृद्धि के लिए भी पुत्र की कामना करते हैं। बुढ़ापे के लिए और परिवार में समृद्धि के लिए पुत्र की कामना करते हैं। हिंदू व्यवस्था में विवाह द्वारा पुरुष गृहस्थ के रूप में आता है। बिना विवाह के पुरुष महिला दोनों ही अधूरे समझे जाते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि विवाह क्या मायने रखते हैं हिंदू धर्म में। एक वंशक्रम चलाने के लिए, उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए और बुढ़ापे माँ बाप के सहारे के लिए पुत्र एक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब पढ़ेंगे भारत में अन्य समुदायों में भी विवाह को एक अनिवार्य दायित्व मतलब आप किसी भी धर्म में चले जाइए, आपको विवाह महत्वपूर्ण माना ही जाएगा। मुस्लिम धर्म में विवाह को सुन्नह अर्थात दायित्व माना जाता है, जिसे प्रत्येक मुसलमान को पूरा करना आवश्यक है। ईसाई धर्म विवाह को जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानता है।
तथा पति पत्नी के परस्पर संबंधों तथा एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों पर जोर देता है। पति पत्नी की कर्तव्यों पर जोर देता है। इसमें देख लो, इसमें सब जगह विवाह को महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाह के महत्व का इस बात से भी पता चल लगता है कि कभी भी कहीं भी केवल कुछ प्रतिशत पुरुष और महिलाएं ही अविवाहित मतलब बिना शादी किए रहते हैं, कुछ ही प्रतिशत। भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 0.5% महिलाएं ही अविवाहित हैं। सामान्य लड़कियों को इस प्रकार की धारणा से ही बड़ा किया जाता है कि विवाह ही महिलाओं की नियति है, विवाहित अवस्था वांछनीय है, मतलब अच्छा माना जाता है, और मातृत्व एक चिर संचित उपलब्धि है। मातृत्व बनना एक बहुत ही अच्छा माना जाता है भारतीय संस्कृति में। केवल कुछ ही थोड़े से प्रतिशत महिला पुरुष स्वेच्छा से अविवाहित हैं, मतलब कुछ ही प्रतिशत में आप समझ सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष बिना विवाह किए रह सकते हैं। आज भी विवाह महत्वपूर्ण और अनिवार्य समझा जाता है। मैं आप सबको इसलिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ और आपको सिर्फ बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये न लगे कि ये अगर मैं आपको टॉपिक बता भी रही हूँ, ये पढ़ा भी रही हूँ, तो ये न लगे कि कहाँ से शब्द आए। आपको पता हो कि हाँ, ये सब मैं इस बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ आप सबको, क्योंकि इसमें इतने चैप्टर्स हैं कि अगर आप एक स्टोरी की तरह समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो इसको पढ़ते रहिए आप। बहुत लंबी बुक, कम से कम इसके 8 पार्ट्स हैं। 8 बुक, 1 बुक 2 बुक ऐसे काफ़ी 8 पार्ट्स इसके हैं। अगर आप इस तरह कर लेंगे तो पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, समझ के एक स्टोरी टाइप में कि हिंदुओं में किस प्रकार है विवाह के। आगे भी इस तरह करेंगे। आज भी विवाह महत्वपूर्ण और अनिवार्य समझा जाता है और केवल कुछ ही व्यक्ति अपनी इच्छा से अविवाहित रहते हैं। फिर भी शहरी तथा पढ़े लिखे लोगों के लिए विवाह के लक्ष्य बदल रहे हैं। बड़े परिवार वाली पुरानी धारणा के स्थान पर अब छोटे परिवार की ओर रुझान बढ़ रहा है। बड़े परिवार से अब छोटे परिवार की रुझान बढ़ रहा है। अर्थात बहुत से बच्चे, विशेष रूप से पुत्र, जो माता पिता के लिए प्रतिष्ठा का स्रोत हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि पहले बहुत बड़े बड़े परिवार रहते थे, लेकिन अब छोटे परिवार में बदल रहे हैं। प्रजनन और सामाजिक कल्याण के बजाय आत्म संतुष्टि के लिए विवाह को उद्देश्य अब सामने आ रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। मैंने धीरे धीरे पढ़ा। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। मेरी तो कोशिश यही है कि आप सबको समझ में आए। अब पढ़ेंगे भारत में विवाह के समय आयु। भारत में विवाह सर्वव्यापी है। पहले जैसी है, भारत में विवाह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे कोई भी धर्म से रिलेटेड हो। सबके अपने अपने धर्म में इसको एक महत्वपूर्णता दी गई है। साथ में छोटी आयु में विवाह भी काफ़ी मात्रा में प्रचलित है। ये पहले प्रचलित था, अब नहीं है। उसको पहले के बारे में, इसके बारे में बता रहे हैं बुक में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में विवाह के समय आयु क्या थी, या एक्सप्लेन करिए या वर्णन कीजिए, तो आप इस तरह बता सकते हैं। विवाह की आयु विभिन्न धार्मिक समूहों, जातियों और श्रेणियों में अलग अलग पाई जाती है। चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो या कोई भी श्रेणी हो, सब में अलग अलग पाई जाती है आयु। भारत में विवाह के समय मध्यम आयु कम है। 18वीं और 19वीं सदी में बाल विवाह रोकने के कई प्रयत्न किए गए। बाल विवाह को रोकने के लिए काफ़ी हमारे समाज सुधारक थे जिन्होंने इस पर काम किया। इसके बारे में भी इसी में ही आएगा, आप देखना। 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया। ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में कि 18वीं और 19वीं सदी में बाल विवाह रोकने की कई प्रयत्न किए गए और इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
समाज सुधार में। उसके बाद 1929 में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम पास किया गया और जिसके द्वारा लड़की और लड़कियों की विवाह की समय न्यूनतम आयु मतलब कम से कम आयु 17 और 14 वर्ष रखी गई। ये कानून सभी भारतीयों पर लागू होता था। 1978 में 1978 में 1978 1978 में के सुधार द्वारा लड़कियों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़कर 21 और 18 वर्ष कर दी गई। 20वीं सदी के मध्य में विवाह के समय महिलाओं की आयु में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, फिर भी विकसित देशों की तुलना में ये बहुत कम है। अगर आपको ये इसकी बुक की अगर आपको फ़ोटोज़ क्लियर नहीं आ रही तो आप सिर्फ शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि समझ लेंगे तो ये महत्वपूर्ण हुआ आप सबके लिए। लोगों को कम आयु में विवाह करने की हानियां बताने के लिए कानून बनाए गए। सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्नों के बावजूद भारत में कम आयु में विवाह अभी भी होते हैं और 1971 की जनगणना से प्राप्त महिलाओं की वैवाहिक सामाजिक स्थिति के आंकड़े के अनुसार देश के 1/3 से अधिक जिलों में लड़कियों की विवाह के समय औसत आयु 15 वर्ष से कम थी। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में बाल विवाह अधिक प्रचलित है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना। भारत में कम आयु में विवाह होने का संबंध विवाह की लगभग सर्वव्यापी स्थिति से है। हर जगह यही स्थिति पाई जाती है। विवाह को अनिवार्य माना जाता है और बचपन से ही कन्या के विवाह के बारे में सोचा जाने लगता है। ये सभी को मालूम होगा, इसमें सबको पता, इसमें वही बातें जिक्र की गई जो समाज में पहले प्रचलित थी। बस थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बस किसी क्षेत्र में विवाह के सहभागी के चुनाव के बारे में नियमों, अभिरुचियों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कम आयु में विवाह कर दिए जाते हैं। महिलाओं में कुमारीत्व या पवित्रता बनाए रखने की प्रबल भावना भी इसका एक दूसरा कारण है। मतलब महिलाओं में अपनी पवित्रता को बनाए रखना ये भी बहुत बड़ी भावना रखता है। वास्तव में 1920 तक कुछ उच्च जातियों में यौवनारंभ पूर्व विवाह प्रचलित ही नहीं, अनिवार्य भी था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यौवनारंभ का प्रारंभ ही लड़की की विवाह की ठीक आयु है, क्योंकि इस समय लड़की माता बनने के योग्य हो जाती है। ये भी कम आयु में विवाह का एक और मुख्य कारण है। कम आयु में विवाह कर दिया जाता है, पहले कर दिया जाता था, जिसमें कहते थे कि माता बनने के लिए ये आयु सही है। कि लड़कियां जैसे यंग होती थी, जवान होती थी, उनकी विवाह की तैयारियां पहले शुरू कर दी जाती थी। तो ये बात जहाँ पे बात की गई थी। आगे पढ़ेंगे विवाह के समय आयु में वृद्धि। विवाह के समय महिलाओं की आयु 1961 में, ये सारे आंकड़े दिए गए हैं। हम आंकड़े अगर आपको याद हों तो आप कर लेना, लेकिन आंकड़े इतने चैप्टर्स है कि आप आंकड़े शायद याद ना कर पाएँ या समझ ना पाएँ। तो आपको मैं आंकड़ों से नहीं, अगर आप सुनना चाहते तो मैं आपको सुना देती हूँ। इसमें विवाह के समय महिलाओं की आयु 1961 में 16.1 वर्ष से 1991 में 19.3 वर्ष तक बढ़ गई है। ग्रामीण महिलाओं की आयु शहरी महिलाओं से 2 वर्ष कम है, जिससे स्पष्ट है कि इस देश के गांवों और शहरों में काफ़ी अंतर है। अभी भी अंतर है, पहले कौन सी बड़ी बात थी, अभी भी शहरों और गांवों में अंतर पाया जाता है। बढ़ते हुए प्रमाणों के आधार पर इस बात पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है
कि भारत के सभी समुदायों में विवाह के समय आयु कम नहीं रही है। हर समुदाय में ऐसा कहते नहीं है, पर अभी जो मैंने बताया आपको, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस स्थान और राजस्थान में इनमें बाल विवाह अधिक प्रचलित थे। उदाहरण के लिए भारत की कई पहाड़ी जनजातियों में लड़कियों के विवाह के समय औसत आयु 15 वर्ष से अधिक रही है। ईसाइयों, पारसियों और शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोगों में प्राय कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु से अधिक आयु में विवाह होते थे। मतलब ईसाई जो लोग थे ये अपनी बेटियों की शादी जब आयु हो जाती थी तब ये करते थे। इनमें कोई, ये पढ़े लिखे होते थे और उनमें ये भावना नहीं होती थी। यदि आप पूछें कि कुछ लोगों में विवाह के समय उम्र बढ़ने से क्या कारण है, तो हमें हाल में ही कुछ शोधों इसमें आपको यही बताया जाएगा कि शहरी क्षेत्रों और गाँव के संपन्न लोगों में लड़की के लिए रोज़गार की अनिवार्यता ने विवाह की आयु बढ़ा दी है। लड़की अगर रोज़गार कर रही है, नौकरी कर रही है, तो उसकी आयु बढ़ा दी गई है। अब की बात की जाए तो जिन राज्यों में साक्षरता का स्तर ऊंचा है वहाँ विवाह के समय आयु भी अधिक है। जहाँ साक्षरता का स्तर कम है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ विवाह की आयु बढ़ चुकी है। और जहाँ अनपढ़ लोग हैं या पढ़े लिखे की भी, अगर इसमें ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन ज़्यादातर मामले में जो अनपढ़ लोग हैं वो अपने बच्चों की शादी जल्दी कर देते हैं। तो वही बात की गई, जहाँ साक्षरता का स्तर कम है वहाँ पे शादी जल्दी कर दी जाती है बच्चों की। उन राज्यों में अपेक्षाकृत विवाह के समय आयु कम होती है। देखो इसमें विवाह के समय आयु कम होती है। जबकि शिक्षा द्वारा विवाह योग्य लोगों की विवाह के समय आयु बढ़ना सराहनीय है। मतलब अगर शिक्षा लोग ग्रहण करते हैं, शिक्षा द्वारा विवाह योग्य लोगों की विवाह के समय आयु बढ़ना सराहनीय है। इसके कारण कई अनिच्छित परिणाम भी उभर कर आए हैं। कोई अच्छे परिणाम भी हैं, कोई बुरे परिणाम भी हैं, इसमें सब बताया जा रहा है। शिक्षा के साथ दहेज की बढ़ती हुई मांग के कारण भी विवाह के समय आयु में बढ़ोतरी हुई है। लड़कियां शिक्षित वर्ग चाहती हैं और विवाह बाजार में ऐसे वर्ग की कीमत अधिक होती है। अब के ज़माने में ऐसे ही है, बहुत जगह ऐसा देखने में मिलता है। लड़कियां शिक्षित हो जाती हैं और वो वैसे ही लड़की को भी चाहती कि शिक्षित मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तो ऐसे में अधिक कीमत बढ़ जाती है, वो अधिक डिमांड करने लग जाते हैं। तो इस तरह लड़कियां शिक्षित वर्ग चाहती हैं और विवाह बाजार में ऐसी वर्ग की कीमत अधिक होती है। भारत में अधिकांश विवाह मतलब अरेंज किए जाते हैं और दहेज संबंधी मांगे पूरी कर पाने पर ही माता पिता विवाह तय कर पाते हैं। इस प्रकार लड़कियों के विवाह रुक जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं और विवाह के समय उम्र बढ़ जाती है। दहेज के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। अगले भाग में विवाह के प्रकार का, इसमें यहाँ तक यही बात की गई है। आगे यही बताया गया है कि विवाह के कितने प्रकार हैं, लेकिन हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि विवाह के समय किस तरह उम्र बढ़ जाती है जब लड़कियाँ भी शिक्षित वर्ग चाहने लग जाती हैं और लड़कों की डिमांड उस समय ज़्यादा हो जाती है दहेज से रिलेटेड। तो अब आगे हम पढ़ते हैं विवाह के प्रकार। इसमें यही बात की गई है कि विवाह के प्रकार मतलब कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में विवाह अगर बात की जाए तो पढ़ ही लेते हैं, कहीं एकल विवाह होता है, बहु विवाह होता है। 2 प्रकार के विवाह होते हैं। सामान्य भारत में विवाह के दोनों प्रकार के एकल विवाह, किसी एक पुरुष का एक महिला से एक ही बार विवाह, इसको एकल विवाह कहा जाता है। और बहु विवाह पुरुष या महिला का एक से अधिक पुरुषों या महिला से विवाह करना, इसे बहु विवाह कहा जाता है। अंतिम अर्थात बहु विवाह के 2 प्रकार हैं। बहु विवाह के भी 2 प्रकार हैं। पहला है बहुपत्नी, जिनकी पत्नियां ज़्यादा हों। एक पुरुष का एक समय में कई स्त्रियों के साथ विवाह, मतलब पत्नियां ज़्यादा हों। और बहुपति, जिनके पति ज़्यादा हों। एक महिला का एक समय में कई पुरुषों के साथ विवाह। हिंदुओं के प्राचीन ग्रंथों में हमें 8 प्रकार के विवाह के संदर्भ मिलते हैं। 8 प्रकार की। अब इसे अगर
8 प्रकार के विवाह मिलते हैं। इन प्रकारों की जो जानकारी वो नीचे। पहला है एकल विवाह और बहु विवाह। इस भाग में एकल विवाह शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा सभी हिंदुओं के लिए एकल विवाह प्रथा स्थापित की गई। हिंदुओं के लिए एकल विवाह स्थापित किया गया जिसमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह कर सकता है। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम। जिन अन्य समुदायों को इस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया वह है सिख, जिसके अंतर्गत इन समुदायों को रखा गया इस नियम के अंतर्गत तो वो है सिख, जैन, बुद्ध, धर्माई और ईसाई और पारसी समुदायों में एकल विवाह का प्रतिमान सदा ही पाया जाता रहा है। इस अधिनियम के अलावा भी भारत में एकल विवाह का अनुपात विवाह के अन्य प्रकारों से कहीं ज़्यादा रहा है। भले ही 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम बनने से पहले एक हिंदू को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति थी, ऐसा मान्य था, फिर भी हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह बहुत आम बात नहीं थी। बहुत कम ही देखा जाता था कि बहुपत्नियां हों किसी पुरुष की। कुछ गिने चुने लोग जैसे राजा, सरदार, गांव के मुखिया, भूमिदारी, अभिजात वर्ग के लोग ही वास्तव में ऐसा विवाह करते थे। बड़े बड़े लोग ही ऐसा विवाह करते थे, 2, 3, 4। एकल विवाह के आम प्रचलन के बावजूद भी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन अजीब बात नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों के पास एक से अधिक पत्नी रखने के साधन और शक्ति थे वे बहुपत्नी विवाह करते थे। मतलब जिनमें शक्तियाँ होती थी से राजा, सरदार, वही इतनी शादी करते थे, ज़्यादा मात्रा में 2-3 शादियाँ वही करते थे। बहुपत्नी विवाह का दूसरा मुख्य कारण है पत्नी का बांझ होना या उसकी लंबी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाना। ये भी कारण होते थे बहुपत्नी विवाह करने का, जहाँ महिला अपने भार खुद वहन करती तथा उत्पादन कार्यों में उसका वास्तविक योगदान होता। पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने से फायदा भी हो जाता था। बहुपत्नी विवाह के कारण महिलाओं को तरह तरह के सामाजिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। अंततः 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और अन्य समाज सुधारकों द्वारा इस प्रथा को हटाने के सम्मिलित प्रयास किए गए थे। उन सब ने मिलकर इस प्रथा को काफ़ी सुधार उन्होंने किया। महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से, सभी से जिनका उनमें काफ़ी उनका सहयोग रहा है। और बहुविवाह के दोनों रूप आगे पढ़ेंगे। बहुविवाह इसका अर्थ है कि एक समय में, इसको मैंने बता दिया कि बहुविवाह क्या होता है। एक समय में एक महिला अथवा एक पुरुष के 2 या 2 से अधिक जीवन साथी को ही बहुविवाह कहा जा सकता है। उसके बाद है बहुपत्नी विवाह, जिसमें पत्नियां ज़्यादा मात्रा में हैं। इस्लाम धर्म में बहुपत्नी रखना मान्य है। इस्लाम धर्म में बहुपत्नी मतलब एक से ज़्यादा पत्नी रखना मान्य समझा जाता है। एक मुसलमान एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है, बशर्ते वह चारों को समान समझे। फिर भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार के बहुपत्नी विवाह मुख्य रूप से कुछ अमीर और शक्तिशाली मुसलमान तक ही सीमित थे। कुछ अमीर और शक्तिशाली मुसलमान बहुपत्नियां विवाह करते थे। भारतीय जनजाति के संबंध में पाया जाता है कि सामान्य रूप से जनजातियों के प्रथागत कानून में बहुपत्नी निषेध नहीं रहा है, कि कोई उसमें मनाही नहीं है। उत्तरी और केंद्रीय भारत की जनजातियों में बहुपत्नी और अपेक्षाकृत अधिक प्रचलन, मतलब उत्तर और केंद्र की बात की जाए भारत की जनजातियों में, तो ये प्रथा काफ़ी प्रचलित थी या प्रचलित है। भारत में अगर देखा जाए तो बहुपति विवाह पहले समय में बहुपत्नी विवाह से भी कम सामान्य है। कुछ समय पहले तक केरल की कुछ जातियों में बहुपति विवाह प्रचलित था,
नीलगिरी के टोंडा, उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले के जौनसर बावर की खासा और उत्तर भारत की कुछ जनजातियों में कि इसका मेन पॉइंट यदि अगर देखा जाए तो मेन पॉइंट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के देहरादून के ज़िले, इसको छोड़िए, उत्तर भारत की कुछ जातियों में पति आपस में भूपति विवाह के भातृत्व प्रकार में महिला के सारे पति आपस में भाई पाए जाते हैं, मतलब भाइयों की ही एक पत्नियां होती थी साथ साथ। उसके बाद है, अगर देखा जाए तो इरवा, पनियन, बेल्लार और अंसारी जैसे बहुत से समूह में भातृ मतलब भाई की ही बहुपति विवाह प्रचलित रहा है। उसके बाद करेंगे परिवार में बहुविवाह प्रथा प्रचलित, क्या कारण थे? बहुपति प्रथा जो थी प्रचलन में, उसके क्या कारण थे? परिवार में संपत्ति को विभाजित न होने देने की इच्छा, मतलब भाई में शादी कर देते थे ताकि स्त्री लड़कियों की भाई में शादी हो जाती थी ताकि एक स्त्री की 2-3 भाई में हो जाती शादी, तो इसलिए ताकि संपत्ति में परिवार में संपत्ति की विभाजित न होने देने की इच्छा से, मतलब संपत्ति भाइयों में ही रहे। दूसरा है, परिवार में सगे भाइयों के बीच एकता तथा दृढ़ता की भावना को बनाए रखने की इच्छा से मतलब भाइयों में विवाह प्रचलित था। इसमें एक स्त्री का उनके सारे भाइयों से विवाह हो जाता था। जिस समाज में पुरुष को व्यवसायिक तथा सैनिक यात्राओं के कारण घर से दूर रहना पड़ता है, वहाँ भी एक से अधिक पति की आवश्यकता महसूस की गई है। जटिल आर्थिक स्थिति, विशेषकर उन स्थानों पर जहाँ बंजर भूमि के कारण भूमि संपत्ति तथा अचल संपत्ति का विभाजन संभव नहीं था। मतलब इसमें कह सकते हैं कि भूमि संपत्ति कि जो संपत्ति से भूमि है तो उसका विभाजन ना हो, इसलिए भी बहुपति विवाह प्रचलन में पाया जाता था, क्योंकि भूमि को बांटना नहीं चाहते थे, यही कारण हो सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे प्रचलित स्वरूप अगली वीडियो में।